Hello students, today I am going to explain you the three characters of living beings. Students, हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स हमने डिफाइन किए थे अलग अलग. ग्रोथ, सेकंड इज रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शियसनेस. तो फर्स्ट टू हमने डिस्कस कर लिए थे, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड द फर्स्ट इज ग्रोथ. ये दोनों ही कैरेक्टर जो हैं ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं बिकॉज इनके अंदर एक्सेप्शनल केसेस थे. ये नॉन डिफाइनिंग है क्योंकि ये लिविंग बीइंग को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करते. ग्रोथ में हमने देखा था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी ग्रोथ होती है, और हमने रिप्रोडक्शन में ये देखा था कि कई हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि इनफर्टाइल कपल्स, उनके अंदर लिविंग बीइंग्स होने के बाद भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता. सो ये दोनों ही बोथ द टू प्रॉपर्टीज आर ट्रूली नॉट डिफाइन द लिविंग बीइंग्स. नेक्स्ट वी स्टडी द थर्ड कैरेक्टर विच इज द मेटाबॉलिज्म. एंड स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरी तरह से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की. इट मींस जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिविंग बीइंग्स के अंदर ही होता है, ये नॉन लिविंग्स में नहीं मिलेगा आपको. तो पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है. तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आप देख रहे हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द बॉडी. कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सबको कलेक्टिवली वी नो दैट इज ए मेटाबॉलिज्म. वो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो डेली आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं. एंड इट इज द लिविंग बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सभी लिविंग रिएक्शंस होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं. आप देखते हैं डेली आपके अंदर कई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बनते हैं नए, और कई बार ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं. यानी कुछ रिएक्शंस में सिंथेसिस होती है थिंग्स और कुछ रिएक्शंस में ब्रेक डाउन होती है. तो इसी के बेस पर हमने मेटाबॉलिज्म को टू टाइप में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म. यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो टू टाइप का होता है. एनाबॉलिज्म जो आप देख रहे हैं, एना मीन्स होता है सिंथेसिस एंड केटा मीन्स होता है ब्रेक डाउन. तो इनके नाम से हमें पता लग रहा है कि जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, द रिएक्शंस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. इनमें सिंपल सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंथेसाइज करते हैं. वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दिस. देखिए आप, एग्जांपल है हमारा इसमें ग्लूकोज का एग्जांपल हम ले सकते हैं. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर आप जानते हैं कि CO2 एंड वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज उसके अंदर होती है. तो ग्लूकोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड CO2 एंड वाटर क्या है, दे आर सिंपलर सब्सटेंसेस. तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बना रहे हैं. तो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस. सेकेंड रिएक्शन है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म जो है यानी ब्रेक डाउन, ये जस्ट इसका अपोजिट है. इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर. यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है जैसे कि प्रोटीन और अमाइनो एसिड का. प्रोटीन आप जानते हैं कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल. आप जो फूड लेते हैं उसमें प्रोटीन होता है एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल. आपकी बॉडी इसे ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर सकती. इट शुड बी चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड दीज सिंपलर सब्सटेंसेस अमाइनो एसिड. जो भी प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड के अंदर चेंज होता है. देन योर बॉडी विल एब्जॉर्ब दिस. तब आपकी बॉडी डाइजेशन में इसे एब्जॉर्ब करती है. तो यहां पर हमने मेटाबॉलिज्म के ये दो टाइप्स पढ़े. अब मैं आपको एक एग्जांपल मेटाबॉलिज्म में ही देती हूँ. ये है IVF टेक्निक. IVF टेक्निक को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जो इसके अंदर यूज होती है उनको देखें. एक टर्म है इन विवो एंड द सेकेंड टर्म इज इन विट्रो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टर्म्स? तो फर्स्ट इन विवो है यानी रिएक्शंस परफॉर्म इन लिविंग बॉडी. परफॉर्म इन लिविंग बॉडी, वो रिएक्शंस जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड इन विवो रिएक्शंस. जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब एक लिविंग बॉडी के अंदर होता है. एंड व्हाट अबाउट द इन विट्रो रिएक्शंस? रिएक्शंस विच परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के बाहर परफॉर्म होती है, ऐसी रिएक्शन इन विट्रो होती है. तो यहां पर हमारा जो एग्जांपल है वो है IVF टेक्निक. आपने नाम सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एंड इसका एग्जांपल आपको मैं देती हूँ विच इज टेस्ट ट्यूब बेबी. का नाम आपने सुना होगा. टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी एक तरह से इन विट्रो
विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर बेटा जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो फ्यूजन कहाँ करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम उसे किसी भी जो भी कपल है उसमें से स्पर्म निकालते हैं एंड एग निकालते हैं बाहर उनकी बॉडी से, और उसका जो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन है वो हम कहाँ कराते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये एक लिविंग रिएक्शन है, इट्स अ लिविंग रिएक्शन, ये लिविंग थिंग है, और ये कहाँ परफॉर्म हो रही है, बॉडी के बाहर। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ऐसा क्यों है, ये लिविंग रिएक्शन है और मेटाबॉलिज्म का मतलब फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम इसे कैसे कहेंगे। तो यहाँ पर बेटा एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मैंने आपको जो डेफिनेशन में क्लियरली बताया हुआ है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन यानी सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उनमें से अगर एक या दो रिएक्शन बॉडी के बाहर भी परफॉर्म हो रही है तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम उसे मेटाबॉलिज्म नाम देंगे, वो एक लिविंग रिएक्शन है, नो डाउट इट्स अ लिविंग रिएक्शन, बट ये अपने आप में एक रिएक्शन है, हम पूरी बॉडी का फॉर्मेशन बाहर नहीं करवा रहे हैं। जब जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उसको हम वापस से ट्रांसप्लांट कर देंगे यूट्रस के अंदर, बाकी की जो रिएक्शंस हैं वो बॉडी के अंदर ही होंगी। तो एक या दो लिविंग रिएक्शन का बॉडी के बाहर होना ये हमें नहीं बताता कि मेटाबॉलिज्म क्या है, वो एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मीनिंग ही क्या है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। एक या दो लिविंग रिएक्शन अगर बाहर की तरफ हो भी जाए तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाता। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिए। एंड इन विट्रो और इन विवो का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इन विट्रो का एग्जांपल हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी है, क्योंकि इसमें लिविंग रिएक्शन है जो बॉडी के बाहर हो रही है। लिविंग रिएक्शन बॉडी के बाहर एक दो हो सकती है बट नॉट ऑल द लिविंग रिएक्शन। सो मेटाबॉलिज्म यू कैन से द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। थर्ड जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले बेटा हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था, दैट इज द एक्चुअल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर देयर इज नो एक्सेप्शनल केस, ऑल द लिविंग थिंग्स हैविंग द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। मैंने आपको आईवीएफ टेक्निक के बारे में भी बताया था, इट इज द लिविंग रिएक्शन बट इट इज द 1 और 2 लिविंग रिएक्शन जो कि परफॉर्म होती है आउटसाइड द बॉडी, तो इसको हम मेटाबॉलिज्म नाम नहीं दे सकते। ये मेटाबॉलिज्म के लिए सभी लिविंग बीइंग जो रिएक्शंस हैं वो इनसाइड द बॉडी होना जरूरी है, एक या दो के बेस पर हम उसे नहीं कह सकते थे। अब हमारा थर्ड जो पॉइंट है दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? आप सब जानते हैं ऑल द लिविंग बीइंग्स बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम द सेल। जितनी भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, वेदर इट इज एनिमल, वेदर इट इज प्लांट वगैरह, जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपनी लाइफ को हमेशा बिगिन करते हैं किससे? सेल से ही उनकी लाइफ स्टार्ट होती है, वेदर दे आर यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और आप सब जानते हैं कि जब सेल से जब अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं तो सेल को हम क्या मानते हैं? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक सेल की। तो ये स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है और ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही सेल हो, एक से ज्यादा सेल मिलकर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और अलग अलग फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही सेल है फिर भी वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर हम बात करेंगे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो आप सबने पढ़ा है कि उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है। अगर बॉडी में एक सेल होती है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट अगर मल्टी सेलुलर है तो मोर देन 1 सेल है। ये सभी सेल्स मिलकर किसको फॉर्म करती है? टिश्यू को। जब टिश्यू बनते हैं तो अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं जिनको अलग अलग वर्क असाइन होता है। आपने एग्जांपल भी पढ़े हैं कई सारे टिश्यू के। अगर हम प्लांट की बात करें तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। अगर हम एनिमल की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है। तो ये सभी टिश्यू अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं। टिश्यू मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? ऑर्गन का फॉर्म करते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गन का हम एग्जांपल ले लें, किडनी एग्जांपल ले लें, स्टमक एग्जांपल ले लें, तो स्टमक जो बनेगा वो एक ही टाइप के टिश्यू से नहीं बनेगा। स्टमक के अंदर आपको कई तरह के टिश्यू का फॉर्मेशन मिलेगा, नर्वस भी होगा उसमें, कनेक्टिव भी होगा उसमें, एपिथेलियम टिश्यू भी होगा। और ऑर्गन्स मिलकर किसको परफॉर्म करते हैं, किसको बनाते हैं? सिस्टम को बनाते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इन डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स सच एज स्टमक है, सच एज पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बना रहे हैं सिस्टम को, और सभी सिस्टम मिलकर एक बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो ऑल द लिविंग बीइंग्स हैविंग द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सब में इसी तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पर मैं आपको 2 तरह के ऑर्गेनिज्म बता रही हूँ, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। आप सब जानते हैं कि यूनिसेलुलर के अंदर ओनली 1 सेल इज प्रेजेंट,
और वो वन सेल ही सभी फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी के, चाहे वो डाइजेशन हो, नर्वस टिश्यू वाला करेगा, या कोई भी स्टिमुलस के प्रति जो रेस्पॉन्स है वो अगर हमें देखना है, या हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, या हमें देखना है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस एक ही सेल के अंदर होते हैं। तो इसे हम ए सेलुलर के नाम से भी जानते हैं। The term is known as acellular, and acellular means all the function performed in only one cell, and you can give the example of amoeba. अमीबा आप सबने पढ़ा है, अमीबा के अंदर सभी फंक्शन परफॉर्म एक ही सेल के अंदर होते हैं, चाहे एक ही सेल है लेकिन वो सभी वर्क करती है। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको इस तरीके से एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, एंड इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। सभी लिविंग बीइंग में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन लिविंग के अंदर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती, कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता। सो वी कैन से इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग विच इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज द कॉन्शियसनेस। ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो है कॉन्शियसनेस। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या होती है? एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरमेंट। अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या होगी? एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरमेंट and respond to stimuli. Yes, तो एबिलिटी टू सेंस द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट अगर हम इसमें कोई रिएक्शन शो करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलस से, तो ये जो कैरेक्टर है ये लिविंग बीइंग का ही होता है। लिविंग बीइंग चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हमेशा अपने एनवायरमेंट के जो स्टिमुलस होते हैं उनको अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं। हमने इसके कई सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, 10th में भी आप लोग पढ़ के आए हैं। जैसे कि आपने नाम सुना था फोटोट्रोपिज्म। अगर हम प्लांट की बात करें तो फोटोट्रोपिज्म, प्लांट फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं, प्लांट्स हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं, जियोट्रोपिज्म शो करते हैं, यानी लाइट के रेस्पॉन्स देते हैं। अगर जहां जिस साइड पे लाइट होती है उसी डायरेक्शन में वो बेंड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये स्टिमुलस को क्या करते हैं? रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो जितने भी प्लांट्स है वो भी लिविंग बीइंग में आते हैं, क्योंकि वो भी कॉन्शियस होते हैं किसके प्रति? अपने एनवायरमेंट में जो भी स्टिमुलस होते हैं। एंड दीज स्टिमुलस कैन बी, ये स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं? जो भी स्टिमुलस होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। दे कैन बी फिजिकल, दे कैन बी केमिकल, एंड दे कैन बी बायोलॉजिकल। ये केमिकल भी हो सकता है कोई, ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी हो सकता है, और ये फिजिकल रेस्पॉन्स भी हो सकता है। किसका? प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। आप जानते हैं एनिमल्स अगेन कॉन्शियस है, हम भी रेस्पॉन्स शो करते हैं जब भी हमारी बॉडी के ऊपर टेम्परेचर हो, या कोई भी आप देखते हैं स्पाइन वगैरह प्रिक कर जाए, हमें कांटा लग जाता है तो हम अपने पैर को ऊपर उठा लेते हैं, इट मींस हम भी रेस्पॉन्स शो करते हैं। बट यहाँ पर जो हम बात करेंगे एक अलग से, जो हमें समझना है, एनसीईआरटी में उस पर फोकस भी किया गया है और उसके आपके क्वेश्चन भी उसके ऊपर बन सकते हैं। वो एबिलिटी है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉन्शियसनेस क्या होती है और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है। कॉन्शियसनेस जो होती है वो लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी सभी लिविंग बीइंग्स के अंदर कॉन्शियसनेस होगी, वो रेस्पॉन्स शो करेंगे, तो इसे हम डिफाइनिंग कैरेक्टर मान सकते हैं। लेकिन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सेल्फ कॉन्शियस, तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस? सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है बेटा, इसके अंदर एक अलग से एबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये जो भी इसका नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत छोटी छोटी चीज को रेस्पॉन्ड कर सकता है, किसी भी आने वाले एनवायरमेंटल चेंजेस को प्रिडिक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, एग्जाम्पल हम इसका क्या देंगे? ह्यूमन बीइंग। और इसमें हमें ध्यान रखनी है कि वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होने के कारण, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा क्लाइमेक्स लेवल ऑफ
क्लाइमेक्स लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हमारे अंदर मिलेगा, और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्लाइमेक्स लेवल ऑफ कम्युनिकेशन भी है हमारे अंदर, हम नर्वस सिस्टम भी बेटर रखते हैं जिससे कि रेस्पॉन्ड अच्छे से कर सकते हैं, प्रिडिक्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, वो प्लांट्स के अंदर नहीं होती, जबकि वो भी लिविंग बीइंग है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कॉन्शियसनेस की बात है तो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सेल्फ कॉन्शियसनेस इट इज ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो सिस्टम होता है वो बहुत वेल डेवलप होता है, वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स थिंग्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होता है, जो रेस्पॉन्ड होता है वो प्लांट्स के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल आपको और दे रखा है, जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, अगर कोई व्यक्ति कोमा के अंदर है तो आप उसको क्या कहेंगे, उसमें कॉन्शियसनेस है या नहीं है। तो बेटा इसमें ध्यान रखना, कोमा में जो व्यक्ति होता है, जो भी पर्सन होता है, वो उसमें कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट, ये आपको याद रखना है। क्यों प्रेजेंट है इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो कोमा में एक पर्सन होता है उसका क्या प्रॉपर वो होता है, ब्रेन इज नॉट वर्क, उसका ब्रेन वर्क नहीं करता, बट हार्ट इज वर्किंग, उसका हार्ट वर्क करता है प्रॉपर तरीके से, अंदर के ऑर्गन्स कई प्रॉपर वर्क करते हैं, तो दे रेस्पॉन्ड, वो रेस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे उसमें कॉन्शियसनेस है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रेजेंट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रेजेंट इन द कोमा पर्सन। क्यों प्रेजेंट नहीं है इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो पर्सन कोमा में होता है उसके ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, ब्रेन वर्क नहीं करता, ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कोऑर्डिनेट टू ईच अदर। उन दोनों के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन परफॉर्म नहीं होता, आपस में मिलकर वर्क नहीं करते। हार्ट अपना वर्क कर रहा है लेकिन आपस में सभी ऑर्गन्स का जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। जो कोमा में पर्सन होता है वो रिएक्ट नहीं करता, रेस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस है क्योंकि उसके जो ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हार्ट वर्क कर रहा है, ब्रेन वर्क नहीं करता कोमा पर्सन का। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉन्शियसनेस किस में प्रेजेंट होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में प्रेजेंट होती है। तो दीज 5 कैरेक्टर्स बिलोंग टू द लिविंग बीइंग कैरेक्टर्स। इनमें से आपको ध्यान रखना है, जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, दे आर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड कॉन्शियसनेस जो है इट्स अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। तो हमारे लिविंग बीइंग का कैरेक्टर्स, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।